हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर सेकंड। ठीक है बेटे। तो आज हमारे पास दूसरे यूनिट का दूसरा वीडियो है। और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर सेकंड को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल मिल जाएगा KMD सहारनपुर, जहां पर पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है बेटे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम एक्स किरणों के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बारे में कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा समझेंगे एक्स किरणों के बारे में, जिन्हें आप कहते हो एक्स रे। उसके बाद नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन के गुण। कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड किरणों के बारे में। तो आज हम इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी उसके बाद क्या क्या गुण इलेक्ट्रॉन में देखने को मिले, उनके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें डिस्कस करना है सबसे पहले एक्स किरणों के बारे में, और फिर इलेक्ट्रॉन के गुणों के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला हेडिंग लगाते हैं हम। हेडिंग लगाते हैं एक्स किरणें। यहां हेडिंग लगाते हैं एक्स किरणें। एक्स किरणें, या आप कह सकते हो एक्स रेज। एक्स किरणें को हम एक्स रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स किरणें कहो या एक्स रेज कहो। अब एक्स रेज के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, किसने एक्स किरणों के बारे में बताया था। तो आपको यह बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि एक्स किरणों के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉन्टजन। क्या नाम था? रॉन्टजन उनका नाम था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इंग्लिश में आप लिख सकते हो ROENTGEN, रॉन्टजन। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉन्टजन ने की थी। अब इन्होंने कैसे की थी, देखो। इन्होंने सबसे पहले यहां से एक कैथोड लिया। कैथोड, ये क्या है? कैथोड। कैथोड से निकलती हैं कैथोड रेज या कैथोड किरणें। और कैथोड किरणों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन्स का अटैक कराया, या कैथोड किरणों का अटैक कराया एक ऐसी धातु पर जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि जब कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। तो ये कैथोड रेज, ये कैथोड है हमारे पास। ये जो मैंने बनाया है क्या है? कैथोड। और ये कैथोड है, कैथोड पर होता है ऋणावेश। इस केस में कैथोड से निकल रही है कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं एक उच्च गलनांक वाली धातु पर। आप यहां लिख सकते हो उच्च गलनांक वाली धातु। जब कैथोड किरणें किसी उच्च गलनांक वाली धातु पर टकराती हैं तो यहां से निकलती हैं एक्स किरणें। और एक्स किरणों को रॉन्टजेन ने एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल में से प्रवाहित किया था, जो था K4FeCN6 का। ये क्रिस्टल है K4FeCN6 का क्रिस्टल। ठीक है, यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्रिस्टल। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से गुजरने के बाद क्या हुआ कि यहां सामने लगाया उन्होंने एक पर्दा। इस तरह का एक पर्दा बनाते हैं, यहां एक पर्दा लगाया।
या फिर आप इसे कह सकते हो फोटोग्राफिक प्लेट। या तो इसे कहो कि एक पर्दा लगाया, या फिर आप फोटोग्राफिक प्लेट भी कह सकते हो। ठीक है, यहां लिख देता हूं इसका नाम नीचे। ये क्या लगाया है, यहाँ यहाँ लगाया फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, और उन्होंने देखा कि जब ये एक्स किरणें पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से होके गुजरी, तो यहां एक हमें इस तरह का इंप्रेशन मिला, एक गोलीय इंप्रेशन। ठीक है, एक वलय जैसा संरचना हमें दिखाई दिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये प्रैक्टिकल किया था रोंटजेन ने। ठीक है, ये किसका प्रैक्टिकल है? रोंटजेन का प्रैक्टिकल है। रोंटजेन ने ही खोज की थी, किसकी? रोंटजेन ने खोज की थी एक्स किरणों की। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है बेटे, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कैथोड है। कैथोड से क्या निकल रही है? कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ टकराए? उच्च गलनांक वाली धातु पर टकराए, और उच्च गलनांक वाली धातु पर टकराकर कौन सी किरणें उत्पन्न हुई? एक्स किरणें। एक्स किरणों को कहां से गुजारा? K4Fe के क्रिस्टल से, जिससे ये फैल गई, और फैलने के बाद सामने रखा हमने फोटोग्राफिक प्लेट। उसके ऊपर हमें एक इस तरह का गोला देखने को मिला। इस तरह का प्रैक्टिकल आपको कम से कम पता होना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने आवर्ती ज्ञात करी थी। ये जो चित्र मैंने यहाँ बनाया है, इसमें सबसे ज्यादा महत्व दो चीजों का है। सबसे पहले तो महत्व इस चीज का है कि जब कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। सबसे पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर जो आपको ये वलय, जो रिंग, जो छल्ला, जो गोला दिखाई देता है, इसकी त्रिज्या नापते हैं हम कितनी होती है, और इसकी त्रिज्या से हम निकालते हैं एक्स किरणों की आवर्ती। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या से एक्स किरणों की आवर्ती आप निकाल सकते हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ जब एक्स किरणों की खोज हुई तो उनका नाम एक्स किरणें क्यों रखा गया? मतलब क्या कारण है कि उनका नाम रखा गया एक्स किरणें? एक्स किरणें उनका नाम बेटे इसलिए रखा गया क्योंकि उनके गुणों के बारे में पता ही नहीं था वैज्ञानिकों को। जो अज्ञात हो, जिसके बारे में पता ना हो, उसे ही हम कहते हैं एक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स में भी तो आप ऐसे ही करते हो। मैथमेटिक्स में आप करते हो कि कोई भी वस्तु जिसके बारे में आपको नहीं पता है, या कोई भी संख्या जिसके बारे में आपको नहीं पता है, उसे आप क्या मान लेते हो? एक्स। ठीक है, तो इसलिए इनके गुणों के बारे में पता न होने के कारण इन्हें एक्स किरणें नाम दिया गया था। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो इनकी, इनकी माने एक्स किरणों की, इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति ज्ञात न होने के कारण, इनकी प्रकृति ज्ञात न होने के कारण इन्हें एक्स किरणें, एक्स माने अज्ञात, ठीक है, जिसके गुणों के बारे में ना पता हो, एक्स किरणें नाम दिया गया था। पर बाद में तो बेटे इनकी प्रकृति, इनके गुण हमें पता चल गए थे। ठीक है बेटे, इनका एक गुण है कि जब आप इन्हें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से गुजारोगे, तो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से गुजारने पर ये विचलित नहीं होती हैं, अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। तो आप लिख सकते हो विद्युत या चुंबकीय, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारने पर, में से गुजारने पर एक्स किरणें, एक्स किरणें विचलित नहीं होती हैं, एक्स किरणें विचलित नहीं होती हैं। यानी जब आप एक्स किरणों को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से भेज दोगे या किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर से भेज दोगे, तो एक्स किरणों के मार्ग में कोई चेंज नहीं आएगा।
वे उसी सीधे रास्ते पर चलती रहेंगी। इससे क्या समझ में आता है आपको? इससे आपको समझ में आता है क्योंकि वे ना तो चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो रही हैं, ना ही वे वैद्युत क्षेत्र में विचलित हो रही हैं। इसका मतलब साफ है कि एक्स रे पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी वे आवेशित नहीं होती हैं। ठीक है बेटे, ध्यान रखना है आपको। तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि इन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यहां लिख देता हूं, चलो अच्छा। अतः एक्स किरणों पर, एक्स किरणों पर कोई आवेश, कोई आवेश नहीं होता है। यदि वे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से गुजरती हुई अपना रास्ता बदल देती तो हमें इस बात का पता चल जाता कि उनके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ आवेश है, और वो आवेश भी हम ज्ञात कर लेते। इस आधार पर ज्ञात करते कि वे कौन सी प्लेट की ओर आकर्षित हुई हैं, धन आवेशित प्लेट की ओर या ऋण आवेशित प्लेट की ओर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, तरंग दैर्ध्य भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा आपने। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, वो लगभग 10 की घात -8 सेंटीमीटर की कोटि की होती है, यानी कि लगभग 10 की घात -8 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ठीक है, कोटि की होती है। एक थोड़ी सी बात ये भी ध्यान रखनी है कि इनकी तरंग दैर्ध्य होती है 10 की घात -8 सेंटीमीटर की कोटि की। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ बहुत बढ़िया एक्स किरणों के बारे में। इनकी जो भेदन क्षमता होती है ना, भेदन क्षमता माने पेनिट्रेटिंग पावर, आर पार निकलने की क्षमता। बेटे, इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से भी अधिक होती है, कैथोड किरणों से अधिक। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, यूं बताओ कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में तो आप क्या करते हो? आप एक्सरे कराते हो। ठीक है, क्या कराते हो? एक्सरे कराते हो। और एक्सरे हमारे शरीर की जो हमारी चर्बी है, स्किन है, उसके आर पार निकल जाती है। एक्सरे माने एक्स किरणें। और आपकी हड्डियों में कोई क्रैक हो तो भी पता चल जाएगा, या फिर एक्सरे से शरीर की अंदरूनी समस्याओं के बारे में काफी हद तक पता चल जाता है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जो एक्स किरणें हैं या जो एक्सरे हैं, उनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वह हमारे शरीर के आर पार भी निकल सकती हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि जो ये हमने जो ये चित्र बनाया है, इस चित्र में देखो आप फोटोग्राफिक प्लेट को। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको एक व्रत नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? व्रत। देखो, ये व्रत दिखाई दे रहा ना फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो व्रत बनता है, उसकी त्रिज्या से आप एक्स किरणों की आवर्ती ज्ञात कर सकते हो। तो आप यहां लिख सकते हो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होने वाली, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होने वाली वृत्ताकार, जो वृत्त के आकार की है, वृत्ताकार आकृतियों से हम एक्स किरणों की आवर्ती, जिसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हो या दोलन प्रति सेकंड, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं। एक्स किरणों के बारे में कम से कम इतनी बातें हमें जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है बेटे। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया बात, ध्यान से समझेंगे। चलो एक काम करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पॉइंट से पढ़ेंगे, हम अगले पेज से पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। आप ले लिया स्क्रीनशॉट?
ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के गुणों के बारे में। हमने हेडिंग लिखी है इलेक्ट्रॉन के गुण। आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो, क्योंकि जो नोट्स आप बनाओगे अपने आप, वो नोट्स आपके लिए सबसे अच्छे होंगे। हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में कि जूलियस प्लकर ने जब विद्युत विसर्ग नली में कैथोड एनोड लगाया, निम्न दाब और उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उन्होंने पाया कि कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं और उन किरणों को कहा गया था कैथोड किरणें। क्या कहा गया था? कैथोड किरणें। किसने कहा था? जे थॉमसन ने। और फिर कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया गया और उस अध्ययन से पता चला कि कैथोड किरणें जिन ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती हैं, उन ऋणावेशित कणों को नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन के गुणों के बारे में बात करें तो हमें एक बात पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ का मौलिक कण है। तो आप सबसे पहला गुण तो यही लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ का मौलिक कण होता है। मौलिक कण होता है। इसका मतलब तो आपको पता है, मौलिक कण का मतलब क्या होता है? मौलिक कण का मतलब जो प्रत्येक पदार्थ में होना अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। इलेक्ट्रॉन जरूर है, हर एक पदार्थ में है। तो इसलिए हमने लिखा है कि प्रत्येक पदार्थ का मौलिक कण होता है। इसे कैथोड किरणों के अतिरिक्त, ध्यान से समझना जरा मैं क्या समझा रहा हूं, इसे कैथोड किरणों के अतिरिक्त निम्न घटनाओं कह दो या क्रियाएं कह दो, एक ही बात है, निम्न घटनाओं से भी सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध किया जा सकता है। अब कौन कौन सी घटनाएं हैं और कैथोड किरणें किस प्रकार सिद्ध करती हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ में है, अर्थात इलेक्ट्रॉन मौलिक कण है। देखो, हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन मौलिक कण होता है और इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं कैथोड किरणों के द्वारा, क्योंकि जब हमने कैथोड किरणों का अध्ययन करा तो हमें पता चला कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कैथोड किरणें पदार्थ से ही तो बनी हैं, चाहे वो पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है, कहीं से भी बनी है। मैं कैथोड किरणें तो वे पदार्थ से बनी है, और जब वे पदार्थ से बनी है तो पदार्थ में से निकले हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन थे जब ही तो निकले हैं। यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ना होते तो कहां से निकल जाते इलेक्ट्रॉन? तो हमें पता चला है कि कैथोड किरणें हमें सिद्ध करके बता रही हैं कि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन मौलिक कण हैं। पर हमने यहां लिखा है कि केवल कैथोड किरणें नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आपको इस बात का स्पष्टीकरण मिलेगा और ये बात सिद्ध हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन मौलिक कण होता है, प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होता है। कौन कौन सी घटनाएं हैं? जैसे नंबर ए पर मैं लिखूंगा तापायनिक उत्सर्जन। नंबर ए पे हम लिखेंगे तापायनिक उत्सर्जन। देखो, तापायनिक उत्सर्जन की बात करते हैं, थर्मोआयनिक इमिशन भी इसे कहते हैं। देखो क्या होता है तापायनिक उत्सर्जन। मान लो आपके पास एक धातु है और आपने इस धातु को गर्म किया है, आप इसे उष्मा दे रहे हो, आप इसे गर्म कर रहे हो, आप इसका ताप बढ़ा रहे हो। तो ताप बढ़ाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाते हैं धातु में से। धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सतह पर आ जाएंगे इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ कि धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलकर सतह पर आए हैं, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं।
यदि धातु में इलेक्ट्रॉन ना होते तो सतह पे निकल के कौन आता? सोचा है आपने इस बारे में? जब सतह पर निकलकर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वो धातु में से आए हैं, इसका मतलब धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मौलिक कण है, प्रत्येक पदार्थ में होता है इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आते हैं इन्हें कहते हैं तापायन। क्या कहते हैं? तापायन। तो तापायनिक उत्सर्जन भी एक ऐसी घटना है जो हमें सिद्ध करके बताती है कि इलेक्ट्रॉन मौलिक कण है, प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अच्छा बेटे, एक घटना और है, एक घटना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है ये घटना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, या इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो मैं बताता हूं कि इससे कैसे सिद्ध होगा कि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल सोलर पैनल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। सोलर पैनल, सोलर पैनल तो आपको पता है एक प्लेट होती है जो आप अपने घर की छतों पर लगाते हो, धूप उसके ऊपर पड़ती है यानी प्रकाश पड़ता है, और प्रकाश पड़ने से उसमें से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, और वे इलेक्ट्रॉन तार के द्वारा पहुंचते हैं आपके बैटरी में, बैटरी को चार्ज करते हैं और उससे आप यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव वो घटना होती है जब प्रकाश की किरणें ऐसी धातुओं पर टकराती हैं जिनका आयनन विभव कम होता है, तो उन धातुओं के अंदर जो परमाणु है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, वे इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उन धातुओं का आयनन विभव बहुत कम है। 10वीं में आयनन विभव आपने पढ़ा था, पर मैं अब भी पढ़ाऊंगा 11th में भी, और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखो, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि आपके छतों पे जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर पैनल में हम धातुएं इस्तेमाल करते हैं, और जब उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ जाते हैं। जैसे यहां क्या था, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, और यहां क्या है, सोलर पैनल पर क्या होता है, प्रकाश की किरणें पड़ने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। अब उस पैनल में से, उस प्लेट में से, उस पदार्थ में से, उस धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो यह इस बात का स्पष्टीकरण है कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है जभी तो उसमें से बाहर निकलेंगे, और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या निकल जाएगा बाहर? ठीक है, आपके पापा आपको पैसे तब देंगे जब उनकी जेब में पैसे होंगे। यदि उनकी जेब में पैसे ही नहीं है तो वे आपको पैसे कैसे दे सकते हैं? ठीक है, आपसे कोई भी वस्तु प्राप्त हो रही है किसी भी जरिए से, तो इसका मतलब यह है वो वस्तु वहां से प्राप्त हो रही है तो उसके पास है, इसीलिए प्राप्त हो रही है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं बाहर गर्म करने पर, तापायनिक उत्सर्जन में, तो धातु में इलेक्ट्रॉन थे तभी तो बाहर निकाल दिए उसने इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पदार्थ का मौलिक कण है, जरूर होता है। ये सोलर पैनल है, प्रकाश पड़ा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब यह है इसमें पैनल में इलेक्ट्रॉन है तभी तो निकल रहे हैं, और पैनल में इलेक्ट्रॉन है तो यहां से भी सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ का मौलिक कण है। क्या है बेटे? इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ का क्या है? मौलिक कण है। इसके अलावा एक एग्जांपल चलो अच्छा और देखो, आपने एक शब्द पढ़ा होगा रेडियो एक्टिवता, पढ़ा होगा रेडियो एक्टिवता, या इंग्लिश में कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिवता क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, इनके अंदर से अल्फा, बीटा, गामा ये किरणें निकलती रहती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जिन्हें आप कहते हो रेडियो एक्टिव किरणें। और इनमें से यदि आप बीटा किरणों की बात करो तो बेटे बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन ही तो होती हैं, और क्या होता है ये बीटा किरण? तो रेडियो एक्टिव पदार्थों में से बीटा किरणें निकलती हैं, निकलती तो हैं अल्फा भी, बीटा भी, गामा भी, और भी रेडियो एक्टिव किरणें इसमें से निकलती हैं। पर इन रेडियो एक्टिव किरणों में से जो बीटा किरण है, वो बीटा किरण बेटे इलेक्ट्रॉन ही तो है, और यदि रेडियो एक्टिव पदार्थों में से बीटा किरण निकल रही है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो निकल रहा है। क्या यहां से भी सिद्ध नहीं होता है कि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल सिद्ध होता है, प्रत्येक पदार्थ में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मौलिक कण है। इसके अलावा बेटे आप आयनन का उदाहरण भी दे सकते हो। आयनन,
आयनन कह दो या आयनीकरण कह दो। देखो आयनन का मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको समझाया था कि मान लो आपके पास एक परमाणु का नाभिक है और ये परमाणु की कक्षा है, कक्षा में घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन। यदि आप इसका आयनन करोगे यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, तो परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कैथोड किरणों का आप अटैक कर दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। पर मुझे एक बात बताओ, किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो परमाणु आयन में बदल जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो मेरे पास सोडियम का परमाणु है और आपने इसमें से माइनस कर दिया इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये सोडियम का धनायन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, सारी बातें हमें 11th में पढ़नी है। तो जब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आप उसे आयन में बदल रहे हो, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इसलिए तो निकल रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है। यदि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसे निकलेगा। आपके बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं। वे आपको बहुत सारा ज्ञान इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान है, इसीलिए तो देते हैं। और यदि उनके पास ज्ञान ना होता तो क्या दे देते, मैं आपको ज्ञान दे नहीं सकते थे। ठीक है बेटे, किसी भी वस्तु से कोई भी वस्तु या पदार्थ आपको प्राप्त हो रहा है तो उसके पास वो पदार्थ है इसलिए प्राप्त हो रहा है, वो वस्तु है इसलिए प्राप्त हो रही है। ठीक है बेटे, तो ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का पहला जो हमने गुण पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ का मौलिक कण होता है, अर्थात हर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जरूर होता है, बिल्कुल होता है। और मौलिक कण होता है, इस बात का सिद्ध केवल कैथोड किरणों के आधार पर ही नहीं कर सकते हो आप। इस बात को सिद्ध कैथोड किरणें तो बताती हैं कि स्पष्टीकरण देती हैं कि प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। पर कैथोड किरणों के अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे मैंने तापायनिक उत्सर्जन बताया, गर्म करने पे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तापायन जिन्हें आप कहते हो। इलेक्ट्रॉन बाहर इसलिए निकले क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन थे, यानी इलेक्ट्रॉन मौलिक कण है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सोलर पैनल के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते होंगे जब तो बाहर निकलते हैं। और बेटे रेडियो एक्टिव किरणों में से, रेडियो एक्टिव पदार्थों में से जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है उनमें से बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसमें थे इसीलिए तो निकल रहे हैं। और बेटे आयनन में परमाणु में से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन इसलिए निकला है क्योंकि उसमें था इलेक्ट्रॉन। इन सारी घटनाओं के अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हैं। इन सारी घटनाओं से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ का क्या होता है, मौलिक कण होता है, हर एक पदार्थ में होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, नंबर 2 दूसरा गुण, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इसे का मतलब इलेक्ट्रॉन को, इसे -1e0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये संकेत है इलेक्ट्रॉन का, प्रदर्शित करते हैं। तो आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो इलेक्ट्रॉन को, कैसे प्रदर्शित कर सकते हो, -1e0 द्वारा। वैसे तो ई नेगेटिव लिख दोगे जब भी ठीक है। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूं आपको, तीसरा गुण बताता हूं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, इसका मान आपको याद करना है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.602 गुणा 10⁻19, ठीक है, कूलाम, -19 कूलाम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.602 गुणा 10⁻19 कूलाम। या फिर आप इसे ESU में भी बता सकते हो। ESU में कितना होता है, -4.808 गुणा 10⁻−10, 10⁻−10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको कूलाम में भी ध्यान रखना है और ESU में भी ध्यान रखना है। -4.808 गुणा 10⁻−10 ESU। ठीक है, इतना होता है। चलो सेंटेंस को पूरा कर लो, ESU होता है।
ये आवेश ध्यान रखना है, ठीक है। ऋण आवेश होता है और कितने कूलाम होता है या कितने ईएसयू होता है ये पता होना चाहिए। नंबर 4, चौथा गुण, एक आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटे 9.109 गुणा 10 की घात -28 ग्राम, 10 की घात -28 ग्राम, ठीक है। एक ये चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 गुणा 10 की घात -28 ग्राम। और एक बात और बताता हूं चलो आपको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप हाइड्रोजन परमाणु से तुलना करके भी बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837वां भाग होता है, 1/1837वां भाग होता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु का जितना द्रव्यमान है उसका 1837वां हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा चलो एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, एक हेडिंग लिखते हैं नोट, ध्यान से समझना बिल्कुल। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपने ग्राम में लिखा है या हाइड्रोजन परमाणु से तुलना करके लिखा है, इस द्रव्यमान को आप विराम द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान से समझो जरा। इलेक्ट्रॉन के उपरोक्त द्रव्यमान को विराम द्रव्यमान कहते हैं या रेस्ट मास कहते हैं, विराम द्रव्यमान या रेस्ट मास कहते हैं। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन या एल्बर्ट आइंस्टीन हम हिंदी में कहते हैं। नाम था आइंस्टाइन और हमने हिंदी में बना दिया आइंस्टीन, ठीक है, हम तो बदलते ही रहते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत को समझना है आपको, ध्यान से थोड़ा सा पॉइंट समझाऊंगा उसका। उसने कहा था कि मान लो आपके पास कोई भी वस्तु है और वो वस्तु विराम अवस्था में है, यानी गतिशील नहीं है। तो यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान जो होगा, उस द्रव्यमान को आप कहोगे विराम द्रव्यमान या रेस्ट मास। पर यदि वस्तु गतिशील है तो वस्तु जितने ज्यादा वेग से चलती है ना, उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। वस्तु जितने ज्यादा वेग से चलती है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? उतना ही बढ़ जाता है। देखो बताता हूं इस बारे में, एक हेडिंग लिखते हैं नोट। यदि हम आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की बात करें तो बेटे आइंस्टीन के अनुसार यदि गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको निकालना है, वैसे भौतिक विज्ञान में आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, आइंस्टीन के अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या कोई भी वस्तु है जो गतिशील है उसका द्रव्यमान निकालने के लिए आइंस्टीन का एक फार्मूला है, m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। इस फार्मूले को देखो जरा ध्यान से। मतलब m का मतलब है गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m0 का मतलब है जब उसका वेग 0 है, रेस्ट मास या विराम द्रव्यमान m0 अपॉन किससे भाग करनी है? √1 - v² अपॉन c² से। जहां m0 क्या है मैंने आपको बताया, मैं यहां लिख देता हूं चलो। जहां m0 क्या है? m0 है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास या विराट द्रव्यमान, विराट नहीं, विराम द्रव्यमान, ठीक है, विराम द्रव्यमान या रेस्ट मास कह दो। मेरा एक दोस्त है उसका नाम याद आ गया मुझे, विराम की जगह विराट लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है। m0 क्या है? इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है। और v क्या है बेटे? v है इलेक्ट्रॉन का वेग, और बेटे c तो आपको पता ही है क्या होता है? प्रकाश का वेग। c है प्रकाश का वेग। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको।
अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटे, देखो मैं बताता हूँ एक बहुत बढ़िया बात। अब आपको इस फार्मूले पे कंसंट्रेट करना है। इस फार्मूले को देखो ध्यान से। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना ही द्रव्यमान है उसका, वैसे तो फिक्स है इतने ग्राम। यदि मैं आपको कह दूं कि इसे हमें m0 को भाग करना है किससे, √1 - v² अपॉन c² से। यदि मैं आपको कहूं कि वेग बढ़ता चला गया उसका, मान लो इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत ज्यादा है, और यदि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा ना, ध्यान से सुनियो, थोड़ा इस बात को समझना मुश्किल होता है बच्चों के लिए। ये फार्मूला तो समझ में आता है आपके, m = m0/√1 - v² अपॉन c²। मान लो कोई भी वस्तु है, उसका कुछ भी द्रव्यमान है m0 विराम द्रव्यमान, और उसका वेग c माने प्रकाश का वेग, v माने वस्तु का वेग। यदि उस वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है ना, ध्यान बिल्कुल यही होना चाहिए, बिल्कुल यही, नहीं तो समझ में नहीं आने की बात। यदि उस वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी यहां भी c आ गया और यहां भी c आ गया, तो c² से c² गया, क्या बचेगा 1, और 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0। तो बटे में 0 आ जाएगा। उस वस्तु के द्रव्यमान के बटे में क्या आ जाएगा 0। कब आएगा 0? जब वो वस्तु प्रकाश के वेग से दौड़ रही होगी, प्रकाश के वेग से चल रही होगी, यानी v किसके बराबर हो जाएगा, c के। जब कोई वस्तु प्रकाश के वेग से चलती है तो ये भी c है, ये भी c है, c² से c² गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो बटे में क्या आएगा, √0 या 0 कह दो। और जब किसी संख्या के बटे में 0 आता है तो वो संख्या कितनी हो जाती है, अनंत। तो ऐसी स्थिति में m का मान कितना हो जाएगा, m का मान बेटे अनंत हो जाएगा, यानी गतिशील इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो अनंत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी वस्तु प्रकाश के वेग से चलेगी ना, वो वस्तु बिल्कुल भगवान बन जाएगी, ईश्वर बन जाएगी, अल्लाह बन जाएगी। जो वस्तु प्रकाश के वेग से चलेगी, ईश्वर, अल्लाह में, भगवान में, गॉड में क्या गुण है? एक गुण तो यह है कि वो सर्वशक्तिमान है। क्या है? सुपर पावर, सर्वशक्तिमान होता है गॉड, ईश्वर, अल्लाह क्या होता है, सर्वशक्तिमान। और यदि मैं कहूं आपको कि कोई भी पार्टिकल, चाहे उस पार्टिकल में मैं अपने आप को ही लूं या आपको लूं, यदि मेरा वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो गया ना, यदि आपका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो गया, यानी v और c बराबर हो गए, तो आप समझ जाओ कि आपका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। और द्रव्यमान जिस वस्तु का अनंत है वो तो किसी भी चीज को भेदते हुए निकल जाएगी, जब उसका द्रव्यमान ही इतना हो जाएगा अनंत। तो उस वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, जैसे ईश्वर का द्रव्यमान अनंत है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर है। ठीक है बेटे। नंबर 2, दूसरी बात, जब कोई वस्तु प्रकाश के वेग से चलेगी तो वो वस्तु एक ही समय में हर जगह होगी, एक ही समय में हर जगह। मतलब यदि हम इस पृथ्वी की बात करें तो यदि कोई वस्तु या कोई भी आदमी प्रकाश के वेग से चल सकता है तो वो उस समय यहां भी होगा और उस समय कहीं और भी होगा, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसका वेग ही बहुत तेज है। उसका वेग इतना फास्ट है कि वो हर जगह ही दिखाई देगा कि यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप बहुत सारी मूवी देखते हो कि उसमें जो है इस तरह का सीन हमें दिखाई देता है कि जो हीरो है या विलेन है वो यहाँ भी है, उधर जाके देखा वहां भी है। मतलब वो बहुत तेजी से अपनी जगह बदलता है। तो यदि कोई वस्तु प्रकाश के वेग से चलेगी, यानी v और c बराबर हो जाएंगे, तो वो वस्तु हर जगह होगी, एक ही समय में हर जगह होगी। समय उतना जल्दी नहीं बदल पाएगा जितने जल्दी वो वस्तु अपनी जगह बदल लेगी। तो वो एक ही समय में हर जगह होगी। क्या ईश्वर ऐसा नहीं है? क्या अल्लाह ऐसा नहीं है? वो तो एक ही समय में हर जगह है। तो उसके अंदर, वस्तु के अंदर ईश्वर जैसे गुण आ जाएंगे। ठीक है, वास्तविकता में ईश्वर ऐसा ही है। अब देखो अगली बात करता हूं। यदि कोई वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा ना, तो वो वस्तु अदृश्य हो जाएगी। ये बात भी आइंस्टीन ने बताई थी। वस्तु हो जाएगी अदृश्य, उसका साइज, उसका आकार हो जाएगा 0। यहाँ ज्यादा फार्मूले के बारे में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक फार्मूला हमारे सिलेबस में, उसी से मैं बात कर रहा हूँ, पर इसी से जोड़ रहा हूँ दूसरे सूत्रों को कड़ियों में। ठीक है, यदि आप सापेक्षता का पूरा सिद्धांत पढ़ोगे तो वहां आपको एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। तो 3 गुण कम से कम उस वस्तु में आ जाएंगे जो प्रकाश के वेग से चलेगी। पहला गुण, उसका द्रव्यमान हो जाएगा अनंत, जैसे ईश्वर का है, भगवान का है, अल्लाह का है। वो वस्तु एक ही समय में हर जगह होगी, जैसे गॉड है।
और ओ वस्तु अदृश्य हो जाएगी जैसे गॉड है, वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो जो है वस्तु एकदम किसका रूप ले लेगी, जैसा हमारा ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है। अब मुझे यूं बताओ कि क्या किसी वस्तु का प्रकाश के वेग से चलना आसान है? बहुत मुश्किल काम है। कोई भी वस्तु जिसमें थोड़ा सा भी द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना जरूरी है। यूं नहीं है कि वस्तु में द्रव्यमान ही नहीं है। जब उस पदार्थ में कोई द्रव्यमान नहीं है तो उसे पदार्थ कौन कहेगा? पदार्थ तो उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो कुछ स्थान घेरता है, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ मैंने 2 पॉइंट आपको बताए। भाई चौथे पॉइंट में तो हमने, ये तो सारे हम गुण पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, हमने चौथे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखा है ग्राम में, पांचवें पॉइंट में हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखा है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से तुलना करके कि हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837, और चौथे और पांचवें पॉइंट को रिलेट किया है इससे कि ये जो दोनों द्रव्यमान है विराम द्रव्यमान है। यदि आइंस्टीन के अनुसार चलोगे तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, या इलेक्ट्रॉन का छोड़ो, गतिशील किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान इस फार्मूले से निकलता है, जहां m0 तो विराम द्रव्यमान है और v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग या उस वस्तु का वेग जिसका आपको गतिशील द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। और c क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। c क्या होता है? प्रकाश का वेग। अच्छा, एक गुण और पढ़ेंगे, चलो यहाँ अभी जगह है बेटे। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए लगभग। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग, ये सब इलेक्ट्रॉन के गुण हैं और इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग 2.8 गुणा 10 की घात -18 सेंटीमीटर होती है। एक इस चीज को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग 2.8 गुणा 10 की घात -18 सेंटीमीटर होती है, ठीक है बेटे। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड करता हूं यहां, उसे भी समझो जरा। इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन कह दो या कैथोड किरणें कह दो, दोनों के लिए ही बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश बटे द्रव्यमान, आवेश बटे द्रव्यमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हम कह सकते हैं E/m का मान, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.7588 गुणा 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ ले, चाहे वो पूछ ले कैथोड किरणों के लिए, आवेश बटे द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसका मान 1.7588 गुणा 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। जहां E क्या है? ये E क्या है? ये आवेश है इलेक्ट्रॉन का, M क्या है? द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहां लिख देता हूं, चलो भाई। आप जो है कोई भी गैस भर दो विसर्जन नली में। इलेक्ट्रॉन की खोज कहां हुई? विसर्जन नली में या विद्युत विसर्ग नली में। उसमें आपने कोई गैस भर रखी थी जिसका दाब आपने घटा रखा था निर्वात पंप लगा के। तो आप उस विसर्जन नली में कोई भी गैस भरो, उसमें हाइड्रोजन भरो, उसमें ऑक्सीजन भरो, उसमें हीलियम भरो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरो, कोई सी भी गैस भरो, हर एक गैस से जो कैथोड किरणें आपको मिलेंगी ना, वे इलेक्ट्रॉन की ही बनी होंगी। चाहे आप ताप कितना ही रखो, दाब कितना ही रखो, कुछ भी रखो, ये सारी चीजें बदल लो, गैस बदल लो, ताप बदल लो, दाब बदल लो, यदि आपको कैथोड किरणें प्राप्त हो रही हैं तो इस बात पे बिल्कुल ठप्पा लगा हुआ है कि मैं कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की ही बनी होंगी। चाहे कोई सी गैस भरो, कितना ही ताप रखो, कितना ही दाब रखो, शर्त यह है कि आपको कैथोड किरणें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दाब आपने बहुत ज्यादा रखा है और कैथोड किरणें बनी ही नहीं है, तो कहां से मिल जाएंगी कैथोड किरणें? तो कैथोड किरणें चाहे कोई सी भी गैस की हैं, इलेक्ट्रॉन से ही बनी होती हैं। तो कैथोड किरणों के लिए E/m का मान स्थिर होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, सभी गैसों के लिए एक जैसा होता है। कितना होता है?
1.7588 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो यहां लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं कि कैथोड किरणों के लिए, कैथोड किरणों के लिए E/m सदैव नियत होता है या नियतांक होता है। ठीक है, मतलब ये कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे कोई सी भी गैस ले लो आप, कितना ही दाब ले लो। यहां ब्रैकेट में लिखता हूं, प्रत्येक गैस के लिए यदि आपने गैस बदल दी तो आप ये मत समझना कि उन गैस से जो आपने गैस बदली है और उससे जो आपको कैथोड किरणें मिली हैं उनका E/m बदल जाएगा। E/m एक जैसा ही रहेगा हर एक गैस का, हर एक दाब पर, हर एक ताप पर। क्यों रहेगा? क्योंकि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की ही बनी होती हैं, चाहे कोई सी भी गैस आप यूज करो। कैसे बनी होती हैं, इन सारी बातों के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो एक हेडिंग लिख लेते हैं, नोट। और नोट में लिख लेते हैं इस बात के बारे में कि कैथोड किरणों के E/m यानी आवेश बटे द्रव्यमान का मान प्रत्येक गैस के लिए समान होता है। प्रत्येक गैस के लिए क्या होता है? समान होता है। ठीक है बेटे, अर्थात यह है गैस की प्रकृति कि आपने कौन सी गैस भरी है, विसर्जन नली में कौन सी गैस भरी है, इसका मतलब है गैस की प्रकृति, गैस के ताप, गैस के दाब आदि पर निर्भर नहीं करता है। तो इन सारी बातों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है E/m का मान। आप E/m के मान को याद कर लो। कोई सी भी गैस हो, कोई सा भी ताप हो, कोई सा भी दाब हो, यदि आपको कैथोड किरणें मिल रही हैं तो वे इलेक्ट्रॉन की ही बनी होंगी और उनके लिए E/m का मान फिक्स होगा, बस नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट आप कह सकते हो, हर जगह एक जैसा ही मान होगा। ठीक है, हर एक गैस के लिए एक जैसा ही मान होगा। क्वेश्चन आता है पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि प्रत्येक गैस के लिए, प्रत्येक ताप पर, प्रत्येक दाब पर कैथोड किरणें जो बनती हैं उनके लिए E/m का मान कांस्टेंट क्यों होता है, नियतांक क्यों होता है? गैस बदलने पर E/m का मान, कैथोड किरणों के E/m का मान क्यों नहीं बदलता है? तो इसका उत्तर सीधा साधा है। इसका उत्तर है क्योंकि कैथोड किरणें सदैव इलेक्ट्रॉन की ही बनी होती हैं, चाहे आप कोई सा भी गैस यूज करो। ठीक है, चलो लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, क्योंकि कैथोड किरणें सदैव इलेक्ट्रॉन की ही बनी होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन से ही बनी होती हैं। चलो आज तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात सिखाता हूं। मैं सिखाता हूं कि कैथोड किरणें है ना जो बेटे, ये कैथोड किरणें वास्तविकता में क्या हैं, किस तरह उत्पन्न हुई हैं।
तो यहां हेडिंग लगाते हैं कैथोड किरणों की उत्पत्ति। देखो, जूलियस क्लर्क अपने प्रैक्टिकल में क्यों सफल हुआ था और उसने कैसे कैसे अपना दिमाग लगाया सफल होने के लिए। देखो बेटे, जूलियस क्लर्क ने जो ली थी, एक विसर्जन नली ली थी, कांच की इस तरह की नली, और उस नली में यहां लगाया था उसने निर्वात पंप, यहां लगाया था उसने कैथोड, ये कैथोड है, और ये लगा लिया एनोड। जरा ध्यान से समझना आपको, ये लगाया एनोड, ये कैथोड है, ये एनोड है, यहां लगा हुआ है निर्वात पंप जहां से हम अतिरिक्त गैस को निकाल के दाब को घटा देंगे। उसने 2 पॉइंट ध्यान रखे थे। सबसे पहला पॉइंट तो उसका था कि हमें उच्च विभव प्रयोग करना है, हाई वोल्टेज, उच्च विभव, और दूसरा था निम्न दाब। दूसरा क्या था? निम्न दाब। तो उच्च विभव और निम्न दाब पर उसने काम किया था। ये दोनों फैक्टर या दोनों कारक क्यों लिए थे उसने, देखो मैं समझाता हूं। इसके अंदर जो भी गैस भरी हुई है, उस गैस के कुछ ना कुछ तो परमाणु इसके अंदर हैं ही, कुछ ना कुछ परमाणु अणु इसके अंदर हैं। ज्यादातर गैस को बाहर निकाल दिया गया था निम्न दाब पैदा करने के लिए। अब सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि सर गैस को जब बाहर निकाल दिया गया तो दाब कैसे घटा। देखो, मान लो आप अपने कमरे में हो बैठे हुए और आप एक पार्टिकल हो, एक कण हो, मान लो ये एक पार्टिकल है जो एक कमरे में रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप हो या मैं हूं। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, इस कमरे में बहुत सारी गैस भी तो होगी, और गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बहुत सारी गैसें होंगी, और गैस के परमाणु भी होंगे। तो कहीं भी पृथ्वी पर वायुमंडल है तो इसका मतलब बहुत सारी गैस है, और गैस के बहुत सारे परमाणु हैं। तो वे गैस के बहुत सारे परमाणु इस परमाणु पर टकरा भी तो रहे होंगे, ये बात तो पक्की है। सारे परमाणु एक दूसरे पर टक्कर मारते हैं, पता है आपको। गैस के परमाणु, हवा के परमाणु, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, इस बोर्ड पे भी तो टक्कर मार रहे होंगे, मेरे चेहरे पे भी टक्कर मार रहे होंगे, आपके चेहरे पे भी टक्कर मार रहे होंगे, आपके सिर पे भी टक्कर मार रहे होंगे। आपकी पूरी बॉडी पर गैस के परमाणु टक्कर मार रहे हैं। और जब वे टक्कर मारते हैं ना किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी परमाणु पर, तो एक दाब पैदा होता है, और उस दाब को ही हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। कितना दाब का तो फार्मूला आपको पता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो हमारी बॉडी पर एक दाब लगता है, और वो दाब क्यों लगता है? क्योंकि वायुमंडल है, वायु है, और वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, और गैसें पदार्थ हैं, और पदार्थ है तो उनमें परमाणु है, परमाणु है तो उन्हें गति कर रहे होंगे, क्योंकि गैस के परमाणु तो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। और गति करते हुए क्या वे कमरे की दीवारों पर नहीं टकरा रहे होंगे? क्या वे हमारी बॉडी पर नहीं टकरा रहे होंगे? बिल्कुल टकरा रहे होंगे। और जब टकरा रहे होंगे तो एक दाब पैदा कर रहे होंगे। तो वायुमंडल में उपस्थित गैस के परमाणु किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर टक्कर मार के जितना बल आरोपित करते हैं, उस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटीएम। तो वायुमंडलीय दाब इस तरह काम करता है। तो मान लो हमारे पास ये जो नली है, कांच की नली, जिसे आप विसर्जन नली कहते हो या विद्युत विसर्ग नली कहते हो, इसमें कोई भी परमाणु है, मान लो उसका धनावेशित नाभिक है, और इसके चारों तरफ कक्षाएं हैं, और कक्षाओं में मान लो इलेक्ट्रॉन हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस परमाणु पर दूसरे परमाणु टक्कर नहीं मार रहे होंगे? ये तो मैंने साइज बहुत बड़ा बना दिया आपको समझाने के लिए, है तो इसका साइज बहुत छोटा। यदि आपने इसमें नॉर्मली गैस भर रखी है, एक वायुमंडलीय दाब पर निर्वात पंप नहीं लगाया है गैस को बाहर निकालने के लिए, तो इसमें गैस तो बहुत ज्यादा होगी। और जब इसमें गैस बहुत ज्यादा है तो गैस के परमाणु इस पे चारों तरफ से टक्कर मार रहे होंगे। तो जब इस पे चारों तरफ से टक्कर मार रहे होंगे तो दिक्कत क्या आएगी, क्या प्रॉब्लम है? दाब यदि ज्यादा होगा तो क्या समस्या खड़ी होगी? देखो मैं बताता हूं क्या समस्या खड़ी होगी। हमने उच्च विभव लगा रखा है यहां, जूलियस क्लर्क ने हाई वोल्टेज लगाया था। उच्च विभव लगाने का मतलब ये वाली प्लेट बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है, बहुत ज्यादा ऋणावेशित है, और ये वाली प्लेट बहुत ज्यादा धनावेशित है। जब ये प्लेट बहुत ज्यादा ऋणावेशित, ये बहुत ज्यादा धनावेशित है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज्यादा भरमार है। जब किसी पदार्थ पे, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तभी तो वो वस्तु ऋणावेशित होती है।
इस पर बहुत ज्यादा ऋणावेश, इस पर बहुत ज्यादा धनावेश। अब जरा इस बेचारे गरीब परमाणु को देखो ध्यान से। इस परमाणु का ये धनावेशित नाभिक है। सोच लो, जितना माइनस और जितना प्लस आप लगाओगे, नाभिक उतना ज्यादा है। नाभिक धनावेशित है और ये कैथोड कैसा है, ऋणावेशित। तो धनावेशित नाभिक इस प्लेट की ओर आकर्षित उतने ही ज्यादा बल से होगा या नहीं होगा, जितना माइनस और जितना प्लस लगाओगे। जितना आप इन दोनों इलेक्ट्रोड को जितनी हाई वोल्टेज वाली बैटरी से जोड़ोगे, इस धनावेशित नाभिक को ये ऋणावेशित प्लेट अर्थात कैथोड उतने ज्यादा बल से अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और मुझे यूं बताओ, आपको पता है माइनस और प्लस तो आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, इसलिए ये कैथोड सोच रहा है कि नाभिक को तो मैं अपने कब्जे में ही ले लूं, अपने पास रख लूं इस नाभिक को। और मुझे यूं बताओ, ऋण आवेशित कैथोड इन ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या व्यवहार करेगा? माइनस तो माइनस को प्रतिकर्षित करता है। ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड सोच रहा है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देके बाहर निकाल दूं किसी तरीके से। क्या करूं? धक्का देके बाहर निकाल दूं। और जब आपने इसके ऊपर उच्च विभव लगा रखा है, हाई वोल्टेज लगा रखी है, इसका कनेक्शन आपने बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी से, उच्च विभव वाली बैटरी से किया है, तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो आपका कैथोड है वो बहुत ज्यादा ऋणावेशित और एनोड बहुत ज्यादा धनावेशित हो जाएगा। और ऐसा करने से नाभिक पर बहुत ज्यादा आकर्षण बल और इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर गिर सकता है। पक्की बात है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर गिर जाएगा। अब यहां सवाल यह भी तो है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गिर जाएगा। मान लो आपका ये परमाणु का नाभिक है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि मैं बाहर निकल के गिर जाऊं, पर समस्या यो है कि इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरे परमाणु लगातार टक्कर पे टक्कर, टक्कर पे टक्कर। तो सारे परमाणु तो यूं सोच रहे हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकलने देंगे, और ये हमारी माइनस और प्लस वाली प्लेट यानी इलेक्ट्रॉन सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो यहां इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम कौन कर रही? एनोड और कैथोड प्लेट, जो उच्च वोल्टेज की हमने बना रखी है। हाई वोल्टेज बैटरी से इनका वोल्टेज बहुत हाई कर रखा है। ये तो सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, पर इस नली में उपस्थित दूसरे परमाणु इसके ऊपर परमाणु के ऊपर टक्कर जो मार रहे हैं, वे सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में काम कर रहे हैं या नहीं? इसलिए जूलियस प्लकर ने देखा कि यार दूसरे परमाणु तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने ही नहीं दे रहे हैं, बड़ी समस्या है। तो उसने क्या करा कि यहाँ निर्वात पंप लगाया और गैस का ज्यादातर हिस्सा बाहर निकाल के छोड़ दिया, जिससे इसमें परमाणुओं की संख्या कम हो जाए। और जब इसमें परमाणुओं की संख्या कम होगी तो बहुत कम परमाणु एक दूसरे से टकराएंगे और इसके ऊपर भी बहुत कम परमाणु टकराएंगे। और जब परमाणु कम टकराएंगे, गैस के परमाणु ही कम होंगे, अणु ही कम होंगे, तो दाब तो घटेगा, फिर में इतनी ज्यादा टक्करें नहीं लगेंगी इसके ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकने का काम करने वाले बहुत कम होंगे। अब सारी गैस खाली करके निर्वात नहीं बना देना है। यदि आपने नली को बिल्कुल ही खाली कर दिया, उसमें कोई परमाणु है ही नहीं, तो आप कौन से परमाणु का आयनन कर दोगे? कौन से परमाणु के इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे? निकाल ही नहीं पाएंगे आप इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ परमाणु तो यहाँ चाहिए, गैस का थोड़ा सा हिस्सा जरूर चाहिए, पर भीड़ नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। इतनी भीड़ नहीं चाहिए कि इस पे टक्कर पे टक्कर, टक्कर पे टक्कर, इतना दाब लगा रखा कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल रहा, और ये दोनों लगे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो इसमें कुछ हजार परमाणु हैं, कुछ लाख परमाणु हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ना, फिर देखो क्या होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये निकल गया इलेक्ट्रॉन बाहर, कैसा है? ऋणावेशित है। और ये फिर हमारे पास नाभिक या धनावेशित परमाणु बचा, धनायन बचा। इसके पास खाली नाभिक भी हो सकता है यदि हाइड्रोजन यूज करोगे, और इसके पास जो है और भी कक्षाएं और कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। शर्त यह है कि ये वाला जो हिस्सा बचेगा ये धन आयन होगा। तो क्या होता है बेटे कि इलेक्ट्रॉन जब बहुत सारे परमाणुओं के साथ यही हस्त्र होगा कि उनके इलेक्ट्रॉन निकल निकल के बाहर इकट्ठे हो जाएंगे, तो वे इलेक्ट्रॉन जो बाहर इकट्ठे हो जाएंगे, वे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ऋणावेशित हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होंगे, तो ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन सारे किधर को भागेंगे? धनावेशित प्लेट की तरफ, यानी एनोड की तरफ दौड़ेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे होके एक साथ दौड़ते हैं ना, तो क्या दिखाई देता है कि कैथोड से एनोड की ओर दौड़ रहे हैं।
तो कैथोड से एनोड की ओर दौड़ते हुए जब आपको महसूस होंगे, आप प्रैक्टिकल करके इनका अंदाजा लगाओगे, इनका अनुभव करोगे, तो आप देखोगे कि ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के समूह को, इलेक्ट्रॉन पुंज को ही हम कहते हैं कैथोड किरणें। तो कोई भी परमाणु ले लो, कोई भी गैस ले लो, निकलने तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ही है, और सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होके कैथोड से एनोड की तरफ इन्हें दौड़ना है। और जब ये कैथोड से एनोड की तरफ दौड़ते हैं ना, इसलिए इन्हें कहा गया था कैथोड किरणें। किसने कहा था? जे जे थॉमसन ने। तो ये होती है कैथोड किरणें। अब अगला सवाल तो तुम्हारे दिमाग में खड़ा हो ही गया होगा, पक्की बात है। अगला सवाल तुम्हारे दिमाग में ये खड़ा हो गया होगा कि सर चलो कैथोड किरणें हमारी समझ में आ गई, पर हमने ऐसा पढ़ा था कि यहां से भी निकली है। देखो होता है क्या कि ये जो धन आयन है, ये जो धन आयन है, इलेक्ट्रॉन एक निकला हो या दो या तीन, धनायन तो परमाणु बन ही जाएगा। धनायन यहां टक्कर मारता है, क्योंकि प्लस किसकी तरफ खींचेगा? माइनस की तरफ। जब धनायन यहां टक्कर मारता है, तो यहां टक्कर मारने के कारण क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे प्लेट के ऊपर आपने ऊष्मा दी थी, गर्म करा था प्लेट को, या फिर प्लेट के ऊपर आपने प्रकाश डाला था, तो उसमें से क्या निकले थे? बताओ, इलेक्ट्रॉन निकले थे। क्या तापायनिक उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन निकले थे या नहीं निकले थे, जिन्हें आपने तापायन कहा था? क्या प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन निकले थे या नहीं निकले थे? निकले थे। तो इसी तरीके से जब ये धनायन यहां टक्कर मारेंगे, तो टक्कर मारने से इस कैथोड प्लेट में तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की भरमार है भाई, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, साफ पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन इससे हद से ज्यादा है, फालतू है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं, तो टक्कर मारते ही में जो फालतू के इलेक्ट्रॉन आपने भर रखे, इसे ऋणावेशित बना रखा, वे इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे और ऊर्जा बढ़ते ही इससे बाहर, और इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से बाहर निकलने की देर है, सिर्फ इतना भी बाहर आ गया ना वो, तुरंत ये प्लेट जो है माइनस और इलेक्ट्रॉन भी माइनस, तुरंत धक्का नहीं देगी इसे भाई, घर से बाहर निकालने की देर है। एक बार जो घर में है तो ठीक है, सब बढ़िया है। यदि घर से बाहर निकल गया ना कोई, तो समझो कि वो ऋणावेशित पार्टिकल जो ऋणावेशित छड़ से बाहर निकल गया, तुरंत ऋणावेशित छड़ उसके साथ दुश्मनी निभाएगी और माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। तो जितने धनायन यहाँ टक्कर मारेंगे ना, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सारे इधर को दौड़ेंगे। बीच में से बन के तो दौड़ ही रहे थे इलेक्ट्रॉन्स इधर, पर जो धनायन यहाँ टकराए वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकाल के भी इलेक्ट्रॉन भी इधर को दौड़ेंगे पुंज की तरह, और वो भी कैथोड किरणों का पुंज होगा या इलेक्ट्रॉन पुंज होगा, उन्हें आप कहते हो कैथोड किरणें। तो समझ में आया है कि कैथोड किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं। अब देखो एक बात बताता हूं, ये जो आपके धनायन जितने भी बनेंगे ना, ये सारे धनायन किसकी तरफ गति करेंगे? भाई किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो धनायन में बदल गया, धनायन किसकी तरफ गति करेगा? धनायन गति करेगा इसकी तरफ, इधर इधर, यानी एनोड से कैथोड की तरफ, और उन धनायनों को आप कहते हो एनोड किरणें या धन किरणें। इसके बारे में कल पढ़ाऊंगा आपको बहुत डिटेल में, ठीक है बेटे? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। हमने डिस्कस किया है कि एक्सरे का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है एक्सरे का या एक्स किरणों का। उसके बाद हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन के गुण, और इलेक्ट्रॉनों के गुणों में द्रव्यमान याद रखना है आपको, आवेश ध्यान रखना है, और इलेक्ट्रॉनों के लिए या कैथोड किरणों के लिए E/m का मान याद रखना है, जो कांस्टेंट होता है हर एक गैस के लिए। फिर मैंने थोड़ी सी बात आपको समझाई है कि कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है? ये हेडिंग था कैथोड किरणों की उत्पत्ति। इसके बारे में आपको मतलब लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सारी बातों को आपको समझना ही है, सिर्फ जो मैंने लास्ट में आपको बताया है, ठीक है? बस आप मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो। जो नोट्स आप हाथ से लिख के बनाते हो सबसे बढ़िया होते हैं आपके लिए। वैसे PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, KMD सहारनपुर पर, और डिस्क्रिप्शन में तो है ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।